ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वेव्स वाला दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पोर्शन। ये 3 पोर्शन है इसके अंदर। ये चैप्टर नंबर जो 8 है आपका, चैप्टर नंबर 8, इसमें क्या क्या है? पहले तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका एक पूरा पोर्शन अलग है। दूसरा इसके अंदर है आपका वेव्स, इसके अंदर है दूसरा वेव। तीसरा इसके अंदर है साउंड, साउंड यानी कि ये इसका ही सब टाइप जैसे आप समझ लो, क्योंकि स्पेशली साउंड वेव्स के बारे में इसके अंदर डिस्कस है, जिसमें स्पीड ऑफ साउंड है और बाकी चीजें। तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसएचएम के अंदर क्या क्या होता है पहले हम पोर्शन वाइज पढ़ेंगे। जो चीजें सिलेबस के अंदर गिवन है वो भी कर लेंगे, और कुछ जो चीजें सिलेबस में नहीं है वो भी हम इंशाल्लाह ताला वो कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ अभी आपका ये एक जो है चैप्टर वो रह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपको थोड़ा अच्छे से करवाऊँ, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से याद है और क्वेश्चंस वगैरह आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन, तो हम इसे बोलते हैं कि सच अ मोशन, सच अ मोशन which repeats itself, which repeats itself after, which repeats itself around a fixed position, around fixed position, such a motion which repeats itself around a fixed position after regular intervals of time, या इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, दोनों चीजें बोल सकते हो, इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि ऐसी मोशन, ठीक है, जो अपने आप को रेगुलर किसी फिक्स्ड पॉइंट कह रहा हूँ या फिक्स्ड पोजीशन कह रहा हूँ, अपने आप को रिपीट करे और क्या हो, रेगुलर, यानी कि इंटरवल्स रेगुलर हो। तो अब ये किस तरह से, ये मैं आपको फर्क समझाने के लिए मैंने आपको पीरियोडिक मोशन बताई है, पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, दूसरा है आपके पास ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो इन सब में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्क क्या होता है, तो यही बताने के लिए मैंने जो है वो ये चीज आपको बताइए। पीरियोडिक मोशन, उसके साथ क्या है अब, वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी, और दूसरा होती है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ये वाइब्रेटरी होती है या ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, या बैक एंड फोर्थ, इसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। अच्छा, जब ऑसिलेटरी मोशन बहुत ही स्पीडली हो, तो व्हेन oscillations when oscillations become too rapid, यानी कि जब ऑसिलेटरी मोशन जल्दी जल्दी में हो रही हो, टाइम उसे कम लग रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे कि ये अभी वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन ऑसिलेशंस बिकम टू रैपिड इट इज नॉन एज वाइब्रेटरी। अब ये सारे मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास एक पेंडुलम है। अब इसको मैंने फोर्स लगाकर छोड़ दिया, तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट, यानी कि ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। और इसको जो टाइम लग रहा है, सपोज करो कि वो टी है। अच्छा, टाइम पीरियड का, ये जो टी है इसका क्या है, टाइम पीरियड,
ये सारी चीजें मैंने आपको आज बतानी है, जैसे मैट्रिक वाले बच्चों को बतानी पड़ती है टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि ये सिलेबस में अपना टॉपिक का नाम देकर इन्होंने मेंशन की है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो इनमें से जो भी चीजें हैं वो सारी बतानी है मुझे आज। तो टाइम पीरियड इसका क्या है, वो टी है। अब देखो, जब इसको हमने छोड़ दिया, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के बाद इसको एक्सटर्नल फोर्स देकर मैं इसको थोड़ा सा तेज कर देता हूँ, यानी कि मैं इसकी वाइब्रेशंस को क्या कर देता हूँ, वाइब्रेशंस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो याद कर लो, वाइब्रेशंस को बढ़ाओगे तो टाइम आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम होता है वो होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा, अगर वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी ना तो चक्कर लगाने में टाइम कम लगेगा। अगर स्लो मूव करेगा, सपोज करो इस तरह से, एक साइकिल किस तरह से होगी, ये मीन पोजीशन है ये वाली जो है ये मीन पोजीशन है, ये यहाँ से गया फिर वापसी आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापसी आया, तो ये हुआ इसका एक चक्कर। अगर सपोज करो कि वाइब्रेशन स्लो हो रही है, अगर वाइब्रेशन स्लो तो टाइम ज्यादा, तो वाइब्रेशन अगर स्लो हो रही है तो ये स्लो स्लो जाएगा इस तरह से, और स्लो अपना चक्कर पूरा करेगा तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वाइब्रेशन को मैं बढ़ा दूं तो इसका टाइम कम हो जाएगा। तो इसी को मैंने बोला है कि वाइब्रेटरी व्हेन ऑसिलेशंस बिकम टू रैपिड। ऑसिलेशंस को आप वाइब्रेशंस भी बोल सकते हो। व्हेन ऑसिलेशंस आर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जैसे वेव्स के अंदर हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी के लिए हम बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में फर्क क्या हुआ, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन जब जल्दी जल्दी में मोशन होगी तो उसे आप बोलोगे वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन है सच अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ अराउंड फिक्स्ड पॉइंट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें टाइम का कांस्टेंट यानी कि रेगुलर होना लाजमी है। तो इसको करने के लिए आप किस तरह से कर सकते हो, जैसे कि आप सपोज करो कि ये हमारा सन है, सन। अब इसके अराउंड क्या है, अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है, इसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ को ये पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? चक्कर क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया, सपोज करो ये हमने मोशन अर्थ की स्टार्ट की है यहाँ से, तो ये यहाँ जाएगा ऊपर, घूम कर फिर वापसी इसी पॉइंट पर आ जाए तो इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। यानी कि इसको घूम कर यहाँ पर आने में जितना टाइम लगा, वो देखो रेगुलर है या नहीं, तो वो होता है 365.25 डेज। और हर चौथे साल ये 0.25 मिलकर ये वन बनाते हैं, ताकि ये डेज हो जाते हैं चौथे साल 366 डेज। तो जो आपका जो एडिशनल डे आता है वो आता है 29 ऑफ February, हर चौथे साल आता है वो। तो यहाँ पर देखो, ये अर्थ का घूम कर वापसी इसी जगह पर आना, इसका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल के साथ अर्थ अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। किसके अराउंड? सन के अराउंड। सन के अराउंड अर्थ की मोशन रिपीट हो रही है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अच्छा, अभी पीरियोडिक मोशन जो है, वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन आप किस तरह से बता सकते हो कि ये मोशन वाइब्रेट की है या पीरियोडिक नहीं? सपोज करो कि आप एक जो है ना वायोलिन, वायोलिन वायोलिन क्या होता है, जिसके साथ एक स्टिक अटैच होती है, स्टिक और गिटार टाइप उसकी शेप होती है, जिसको आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। वायोलिन क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसको जो है ना वो बीट करते हैं तो इसमें से म्यूजिक की साउंड आती है। लेकिन उसमें टू एंड फ्रो, इसकी स्टिक की जो मोशन होती है ना, स्टिक की मोशन टू एंड फ्रो हो रही होती है, बट जो टाइम है वो रेगुलर इंटरवल के साथ नहीं हो रही होती, वो म्यूजिक के हिसाब से क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। यानी कि वो मोशन ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी है बट पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक के लिए क्या कांस्टेंट है? पीरियोडिक के लिए ये कांस्टेंट है कि टाइम, अगर मीन से अगर इसको घूम कर वापसी यहाँ आने में 2 सेकंड लगा, तो अब जब दूसरी साइकिल होगी तो उसमें भी 2 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वेट करें, अजान हो रही है। साइड में हुआ।
अच्छा ठीक है। अब देखो, अगर इस सिंपल पेंडुलम क्या होता है, बेसिकली आपके पास ये सीलिंग होती है या रूफ बोल दो, इसके साथ आप थिन स्ट्रिंग अटैच करते हो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये थिन हो, मास लेस हो, मास लेस यानी कि इसका मास जो है ना, स्ट्रिंग बिल्कुल ही पतली हो, जिस तरह से स्पाइडर वेब होता है ना, बिल्कुल इस तरह की पतली कोई चीज, थिन हो, मासलेस हो, और थिन मासलेस और इन इलास्टिक, इन इलास्टिको, यानी कि इसको खींचने से ये बड़ी या छोटी ना हो। तो थिन हो, मासलेस हो, इन इलास्टिको, ये इस स्ट्रिंग की जो पेंडुलम के अंदर जिसकी लेंथ एल होती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आप नॉर्मली बुक्स के अंदर वगैरह नहीं देखते। अच्छा, जब हम उसके साथ कोई मास अटैच कर देंगे, ये मैंने इसके साथ क्या किया है, कोई मास अटैच कर दिया है, तो अब ये क्या करेगा, अगर हम इसको वाइब्रेशन या मोशंस वगैरह परफॉर्म करवाएंगे, तो अगर मैंने इसको सपोज करो, ये मैं इसको यहाँ तक लेकर गया, यहाँ लेकर जाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये वापसी जाएगा यहाँ तक, और ये अपनी इस मीन पोजीशन कह रहा हूँ। अच्छा, ये क्या है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, जहां पर ये नॉर्मली रेस्ट के अंदर है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, और दूसरा इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम में एक्सीलरेशन जीरो होता है, एक्सीलरेशन जब जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। तो याद कर लें, यहाँ पर इस मीन पोजीशन पर बॉडी की एक्सीलरेशन जो होती है वो जीरो होती है। ये इसी बात से अंदाजा लगा लो, आगे चलकर ये फॉर्मूलाज उसके एक्सीलरेशन वगैरह के हैं, लेकिन फिलहाल उतना अपने आप को मत फंसाओ, जो बेसिक चीजें हैं वो अभी से याद कर लो। फोर्स जीरो, फोर्स भी जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो। अच्छा, ये फोर्स कौन सा है, ये है फोर्स नेट फोर्स, एफ नेट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर ऐसा हो कि यहाँ पर कोई फोर्स ना हो, तो ये बाल यहाँ पर आकर या मास यहाँ पर आकर रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी पर यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन एक दो फोर्सेस लग रहे होते हैं, जैसे कि वेट वगैरह होता है और इनर्शियल फोर्स, तो ये लग रहे होते हैं। अच्छा, सिंपल पेंडुलम, ये आपका क्या है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब ये जितना मीन पोजीशन से जितना ये दूर जा सका, मीन पोजीशन से ये जितना दूर जा सका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2, ये हुआ इसका x3, x4, और ये x5, और ये पूरा जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ इसका x। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका जो पूरा हुआ, या x मैक्स लिख लो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ इसको एक्स नॉट कर दो, एक्स मैक्स को हटाकर एक्स नॉट कर देते हैं, एक्स नॉट, एक्स नॉट किसके लिए है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्स डिस्प्लेसमेंट, जितना मीन पोजीशन से ज्यादा से ज्यादा दूर जा सका उसे बोलते हैं एक्स नॉट। एक्स हमारे लिए क्या है, एक्स, सिर्फ एक्स, वो है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, जितना आप मैक्सिमम मीन पोजीशन से दूर जा सकते हो उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, एम्पलीट्यूड का। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि जब वेक्टर्स हो, तो वेक्टर्स के लिए आप एक चीज को पॉजिटिव सपोज कर लिया करो और दूसरी को नेगेटिव। सपोज करो ये आपकी ओरिजिन है, ओरिजिन यानी मीन पोजीशन, अगर मोशन राइट की तरफ हो रही है तो उसको पॉजिटिव सपोज कर लो, अगर लेफ्ट की तरफ हो रही है तो उसको नेगेटिव सपोज कर लो। क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपका है वेक्टर। तो अगर सपोज करो मैं राइट को पॉजिटिव लेता हूं, तो अगर ये मीन से या ओरिजिन से
ये राइट की तरफ गया, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी प्लस ए या प्लस एक्स नॉट। प्लस ए या प्लस एक्स नॉट का क्या मतलब है कि बॉडी ने जो मूव किया या इस मास ने जो मूव किया है ये टुवर्ड्स राइट किया है, क्योंकि राइट डायरेक्शन को मैंने क्या सपोज किया है, पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट के थ्रू। अच्छा, अगर ये मीन से लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर ये मीन पोजीशन से या ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन से ये लेफ्ट की तरफ गया, तो लेफ्ट की तरफ जाने से इसको डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव और इसको माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हो आप। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको अपने माइंड के अंदर क्लियर कर दे। अच्छा और एक चीज कि एक जो पूरा चक्कर बनता है, एक पूरा जो चक्कर बनता है, ठीक है, वो वेव का इस तरह से होता है, ये एक और ये दूसरा, ये बेसिकली एक वेव का फॉर्म है, वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। ये होता है एक्स, और ये अपना वाई एक्सिस में होता है एक्स, और ये अपना हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में होता है टाइम। अच्छा, इसमें आप एम्पलीट्यूड किस तरह से निकाल सकते हो, सपोज करो कि यहाँ पर आपको वैल्यू बताई गई है कि यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर वैल्यू कितनी बताई है, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये देखो, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वो क्या होती है, बॉडी की मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और ये मैक्सिमम इस वैल्यू तक गया है। तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड हुआ। ये ग्राफ से आप निकाल सकते हो, ऐसे ग्राफ्स वगैरह आपके जो है वो गिवन होते हैं। अच्छा, मुझे आपको समझाना क्या था, मुझे आपको ये बताना था कि एक जो पूरा सर्किल होता है, सर्किल की एंगल कितनी होती है, इसकी पूरी एंगल होती है 360 डिग्री। ठीक है, इसकी एंगल कितनी होती है, 360 डिग्री। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, अगर मैं सर्किल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करूं, तो ये ऊपर वाला बनेगा 180, या 180 को मैं पाई लिख सकता हूँ, और नीचे वाला भी बनेगा 180 और इसको भी मैं पाई लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर इसको मैं चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं, इसको मैं चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 90, ये भी बनेगा 90 डिग्री, और ये भी बनेगा 90 डिग्री, और ये भी बनेगा 90 डिग्री। ये है हमारा पाई बाय टू, और ये भी पाई बाय टू, सारे पाई बाय टू, पाई बाय टू, ये भी पाई बाय टू। अच्छा, ये मैंने चीज आपको बताई क्यों, ये समझाने की मतलब क्या है, ये इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो वेव का एक हाफ ऊपर है और दूसरा हाफ नीचे है। अगर आप इसको पूरा मिलाकर रखोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, एक ये हाफ, दूसरा ये हाफ, तो ये सर्किल बन रहा है आपके पास। तो सर्किल बन रहा है तो इसका पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितने रिवॉल्यूशन या कितने एंगल कवर किए, इसने कवर किए पूरे चक्कर में 360 डिग्री। अच्छा, अब इसके पार्ट करते जाओ, यानी कि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितने चक्कर दिए हैं, कितने 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 जो है वो चक्कर कंप्लीट किए, कितने एंगल कवर किए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने हाफ सर्किल कंप्लीट किया है। हाफ सर्किल के लिए एंगल होता है 180 डिग्री, और इस हाफ सर्किल के लिए भी क्या होगा, 180 डिग्री। इसको आप पाए भी बोल सकते हो, 180 डिग्री या पाए। अच्छा, अगर इसको हाफ, अगर हाफ सपोज करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि एंगल्स वगैरह लिखी हुई होती है, फिर आपको ये समझ नहीं आती कि एंगल्स ये किस तरह से हुई। अच्छा, अगर मैं इस 180 के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर पूछूं कि यहाँ पर कितने एंगल कवर हुए हैं, तो यहाँ पर हुए हैं कवर पाई बाय टू, क्योंकि ये 180 है, टोटल टोटल 180 है, तो 180 का एग्जैक्ट हाफ क्या होगा, ये बीच के अंदर ये होगा 90 डिग्री। ये समझ आ रहा है आपको, ये बीच के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी ये 90 और ये दूसरा 90। अच्छा, अब ये तीसरा इसके अंदर 90 मिलाओगे तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बनेगा 270 डिग्री या 2 पाई बाय 3। ये समझ आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि एंगल्स वगैरह का चक्कर किस तरह से होता है। तो मैं आपको ये कोशिश करके सिंपल करके समझा रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो। आप काफी छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिखें, ओके। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके ओके, लिख लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, अ, ये तो मैंने आपको बताया। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूँ ये आपको।
स्ट्रिंग क्या है? थिन हो, मासलेस हो, इनइलास्टिक हो। अच्छा, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगता है, ये आपकी एक वेव फॉर्म है, इसको कंप्लीट करने, ये एक चक्कर है, इसको कंप्लीट करने में, अच्छा एक चक्कर में कितनी वेवलेंथ होती है? ये लेमडा, इस पूरे का नाम है लेमडा। अच्छा, अगर ये पूरी लेमडा है तो यहाँ पर ये ऊपर जो है सिर्फ पार्ट, ये क्या है? लेमडा बाई टू। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? ये लेमडा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा? अच्छा, एक चीज पहले पहले उसको समझो, जो पहले थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पर एंगल्स वगैरह को आप देख लो खुद से। यहाँ पर देखो, इस पूरे हाफ सर्किल का एंगल क्या है? हाफ सर्किल का एंगल है पाई, जो इसको मैं पाई लिख लेता हूँ। अच्छा, इसका अगर एग्जैक्ट हाफ मुझे देखना है तो ये क्या होगा? ये पाई बाय टू होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया आपका पाई, तो ये पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, ये बन गया पाई। अच्छा, अगर इसका एग्जैक्ट हाफ और दूसरा निकालो तो ये और पाई बाय टू, तीसरा भी इसके साथ मिल जाएगा। देखो ना, ये एक पार्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर तीनों के एंगल्स निकालने हैं तो पाई बाय टू तीन मरतबा आपको ऐड करना पड़ेगा, ये पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। तो ये कितना होगा? ये होगा थ्री पाई बाय टू। तो यहाँ पर कितना एंगल कवर हुआ है? थ्री पाई बाय टू। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एग्जैक्टली टू पाई। तो एक चक्कर में आपने पढ़ा था वन रिवोल्यूशन में टू पाई रेडियन होते हैं, तो यहाँ पर भी देखें, एक पूरे चक्कर में कितने एंगल कवर हुए? टू पाई। और यहाँ पर देख लेना है आपने कि एंगल किस तरह से हो रहे हैं। एक पूरे चक्कर का ये होता है पाई, और एग्जैक्टली हाफ होगा पाई बाय टू। और ये इसको अगर तीसरे पार्ट में देखोगे, एक ये हाफ, दूसरा ये हाफ, तीसरा ये हाफ, ये थ्री पाई बाय टू, चौथा आप इसके साथ मिलाओगे तो ये बनेगा टू पाई। अच्छा, टाइम पीरियड किस तरह से बनता है? इस पूरे का टाइम होता है टी, इस पूरे का टाइम होता है टी। अच्छा, इस पूरे का टाइम क्या होता है? टी। अगर पूरे का टाइम टी है तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा आपका टी बाई टू, क्योंकि ये हाफ सर्किल कवर हुआ है। यहाँ तक आने में टाइम लगेगा टी। अच्छा, अब इनके दरमियान देखो, ये एग्जैक्टली हाफ। अगर टी बाई टू का हाफ करोगे, टी अपॉन टू का हाफ करो, तो हाफ का मतलब क्या होता है? टी बाई टू का एग्जैक्टली हाफ करो, हाफ का मतलब क्या होता है? कि टू के साथ डिवाइड करो। तो ये वो टू बाई टू, टी बाई टू ऑलरेडी था, इसको टू के साथ डिवाइड किया हमने, तो ये बना टी बाई फोर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बनेगा? ये बनेगा टी बाई फोर। अच्छा, टी बाई फोर, इसमें टी बाई फोर और मिला, टी बाई फोर को टी बाई फोर में ऐड करोगे तो ये बनेगा टी बाई टू। ये है आपका, ये यहाँ पर टी बाई टू। अच्छा, इसमें अब टी बाई फोर और मिलाओ, क्योंकि यहाँ तक जाने में इसका कंप्लीट टाइम है टी बाई टू। तो एग्जैक्टली इसका हाफ क्या होगा? टी बाई फोर। और जब इस टी बाई फोर को इस टी बाई टू में मिलाओगे तो ये बनेगा थ्री टी बाई फोर। तो टाइम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने निकाला है। तो ये यहाँ तक का टाइम कितना हुआ? टी बाई फोर। और फिर ये टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर, और ये आपका टी। क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है अभी? हाँ, थोड़ा वो चैप्टर थोड़ा ऐसा है। अच्छा, अब ये मोशन का अगर मैं बोलूं कि ये मोशन अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें किस तरह से हो रही है सिंपल पेंडुलम में, तो यहाँ पर देखो, ये सिंपल पेंडुलम में मोशन किस तरह से हो रही है? ये आपका मास है एम। अब जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, अब ये वापसी एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक आया, ये गया और ये फिर ये वापसी है, अब ये दोबारा इस तरफ गया और फिर ये वापसी आया। तो ये देखो, इसने चार पाथ कवर किए हैं, चार पाथ इसने कवर किए। अगर मैं इस पहले पाथ को ड्रा करूं तो ये मीन से गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये यहाँ पर क्या है? ओरिजिनल पोजीशन ओ। अगर मैं बनाऊं कि ये मीन से गया है, मीन से गया है मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मीन से गया एक्सट्रीम। और कौन सी एक्सट्रीम है ये? इस राइट को मैंने सपोज किया था पॉजिटिव, तो ये गया इसके ऊपर की तरफ। सपोज करो यहाँ पर क्या है? एक्स नॉट की वैल्यू, ये गया एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद ये दोबारा वापसी मीन पोजीशन पर आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया
इसका एक पार्ट ये मीन से एक्सट्रीम गया है, तो यहाँ पर ये कहा किस पोजीशन पर है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर। ग्राफ देखकर आप बता सकते हो। अब ये वापसी आ रहा है, तो ये आ गया वापसी। अब ये देखो ये कहाँ जा रहा है, अब ये बैकवर्ड जा रहा है, यानी कि मीन पोजीशन से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो ये नेगेटिव एक्स नॉट यहाँ पर है, तो ये आया नीचे की तरफ एग्जैक्टली यहाँ पर। अब ये वापसी आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो ये वापसी मीन पोजीशन कहाँ है, ऊपर, तो ये आ गया ऊपर। तो ये वेव फॉर्म आपने इसमें से बना दिया कि जो है बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और एक्सट्रीम पर जा रही है, उसके बाद दोबारा मीन पर आ रही है, दोबारा एक्सट्रीम पर जा रही है, और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पर जा रही है, और फिर वापसी मीन पोजीशन पर आ रही है। तो आपने अपने माइंड के अंदर ये बात क्लियर रखनी है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि इस ग्राफ में देखकर आपको क्या पता लग रहा है, तो आपने सबसे पहले बोलना है कि ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है, या रेस्ट पोजीशन से मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट हुई। अच्छा, अब ये इस पॉइंट पर कहां पर है, इस पॉइंट पर देखो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। यानी कि इस पॉइंट पर बॉडी कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम कौन सी, ये भी बताना है, पॉजिटिव। जो भी डायरेक्शन आपने पॉजिटिव सपोज किया हो, भले अपना नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आपकी मर्जी है, लेफ्ट हो या राइट हो। अच्छा, अब यहाँ पर बॉडी कहां पर है, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर बॉडी बोलोगे मीन पोजीशन पर है, लेकिन बॉडी ने क्या किया है, हाफ राउंड कंप्लीट किया है। तो बॉडी मीन पोजीशन पर तो है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फर्क क्या है, अगर ये पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है, यहाँ पर बॉडी ने मोशन स्टार्ट की है, ठीक है, इससे पहले बॉडी रेस्ट में थी। यहाँ पर जो बॉडी ने मीन पोजीशन पर वापसी आई है, तो ये हाफ चक्कर, एक अपना आधा चक्कर कंप्लीट करके है, यानी कि इसने क्या किया है, पाई जो है वो एंगल कवर किया है, या 180 डिग्री कवर किया है, ठीक है। अच्छा, और इसका टाइम टाइम कितना इसको लगेगा, टाइम इसको कितना लगा, ये t/2, t/2, क्योंकि ये t/2 इसके लिए, t/2 इसके लिए, तभी तो टोटल टाइम होता है t, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे इस तरह से पूछे कि मोशन स्टार्ट हो रही है जीरो से, अब t/2 पर एंगल बताओ, तो बता सकते हो t/2 पर एंगल कितना है, पाई। डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री। बॉडी कहां पर होगी, तो आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद बॉडी वापसी मेन पोजीशन पर होगी। अच्छा, अब दोबारा यहाँ से देखो, यहाँ से बॉडी क्या हो रही है, नीचे आ रही है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि बॉडी इधर जा रही है। अच्छा, ये वाली चीज देकर आपसे चार ग्राफ देकर सही भी पूछ सकता है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, इसको उल्टा बना दे, इसको ऊपर की तरफ बना दे, या इस तरह से चार जो है वो ग्राफ्स बनाकर आपसे पूछ सकता है। तो ये वाला ग्राफ अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसमें से निकाल सकते हो ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब ये जब ये नीचे आएगा, तो ये यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, 3t/4, ठीक है, 3t/4। इसको टाइम कितना लगा, t/4, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम चाहिए t/2, इसके हाफ तक जाने के लिए चाहिए t/4, यानी कि इस हाफ के लिए t/4 और इस हाफ के लिए t/4। अच्छा, अब इस हाफ के लिए क्या चाहिए, एक और t/4, तो ये बनेगा 3t/4, ये आपका है 3t/4। यहाँ तक आने के लिए इसका टाइम जो होगा वो कंप्लीट होगा कितना, t। क्लियर हुआ ये। अच्छा, एक और चीज देखें, टोटल मैंने आपको बताया कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, एक वेव की वेवलेंथ होती है लेमडा। तो अगर इस पूरे एक वेव की वेवलेंथ है लेमडा, तो यहां से लेकर यहां तक वेवलेंथ कितनी बनेगी, ये बनेगी λ/2, ये बनी λ/2, और ये नीचे बनी कितनी, λ/2। अगर ये λ/2 है, तो यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसके मिड तक ये होगी λ/4, ये λ/4, और ये भी λ/4, और ये तीसरा हाफ ये भी λ/4, और ये चौथा हाफ ये भी λ/4। अगर मैं पूछूं कि मेन पोजीशन से यहाँ तक इसने कितने लेमडा कवर किए, मेन पोजीशन से लेकर पोजीशन 3 तक इसने कितने लेमडा कवर किए, तो इसने कवर किए हैं 3 λ/4। तो अब इन चीजों के अंदर फंसना मत, कॉन्सेप्चुअल देखो कि कौन सी चीज किस तरह से हो रही है, लेमडा किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और इस तरह से ये वैल्यूज जो पॉजिटिव नेगेटिव और अपना टाइम का चक्कर, एंगल का चक्कर, ये आप निकाल सकते हो। अच्छा, अगर मैं जल्दी जल्दी में आपसे पूछूं कि टाइम टी पर कितना एंगल होता है, टाइम टी पर एंगल होता है 360 डिग्री, क्योंकि टी जो टाइम होता है वो पूरे चक्कर का होता है,
वन वाइब्रेशन का, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अगर मैं बोलूं कि T/2 है, तो T/2 पर क्या होगा, T/2 पर आधा चक्कर कंप्लीट हुआ है, आधे चक्कर में कितनी एंगल होंगी, पाई। तो ये आपका बनेगा पाई 180। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि 3T/4 है, टाइम 3T/4 है, एंगल बताओ, तो एंगल है आपका 270 डिग्री। 90 इसका, 90 इसका, ये है 180, 180 में 90 और मिला दो, 270। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा, T/4 पर अगर एंगल पूछूं, T/4 पर एंगल हो आपका π/2। तो ये एंगल में काफी कंफ्यूजन वगैरह होती है पहले बच्चों को, तो ये आप इस तरह से जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ये आपको? क्लियर हुआ सबको ये? बाहर वो बत्ती बंद कराए, बाहर बत्ती बंद कराए थे, थोड़े हाल वगैरह में देखे पड़ेंगे। बाबा क्लियर हुआ? समझ आया? ये तो पता होगा ना तुम्हें वैसे भी पहले। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। थोड़ा हमें भी बताओ, हमें भी पता चले। ठीक है। अच्छा, अभी ये मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया दिया, एक्सट्रीम वगैरह, और यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, लेमडा क्या होगी। तो ये एक मरतबा ये यहाँ पर ग्राफिकली भी देख लो, कि ग्राफिकली किस तरह से हो रहा है। ये आपका मास, ये मास जब एक्सट्रीम तक जाएगा, जब ये एक्सट्रीम तक जाएगा तो इसको टाइम लगेगा T/4। ये चीज अपने माइंड के अंदर देख लो, माइंड के अंदर क्लियर कर लो, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ दोबारा डायग्राम, इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो। ये टाइम लगेगा इसको T/4, ये वापसी जब इसी पोजीशन पर आएगा तो इसको टाइम लगेगा T/2, और इसके बाद ये दोबारा इस पोजीशन पर जाएगा तो इसको टाइम लगेगा 3T/4, और जब ये वापसी अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा तो इसको टाइम लगेगा T। यानी कि टोटल राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए इसको टाइम लगा T। मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए T/4, एक्सट्रीम से मीन आने के लिए टोटल टाइम T/2, ठीक है। और यहाँ से इस तरफ जाने के लिए 3T/4, और फिर वापसी T। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एंगल कितना कवर हुआ, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गया, टाइम T/4 था, टाइम T/4 था, तो एंगल कितना था, एंगल था आपका 90 डिग्री या π/2। और जब ये वापसी यहाँ तक आएगा तो हाफ वेव कंप्लीट हो चुकी होगी, तो एंगल होगा पाई या 180 डिग्री। ये जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एंगल होगा 270 डिग्री या 2π/3, ठीक है। और जब ये यहाँ तक आएगा तो इसका एंगल होगा 2π या 360 डिग्री। और वेवलेंथ का भी आप निकाल सकते हो, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो ये आपकी लेमडा होगी, λ/4, और वापसी ये यहाँ तक, ये λ/2, फिर ये यहाँ तक 3 λ/4, फिर ये वापसी लेमडा। लेमडा और टाइम का बस टी की जगह पर लेमडा रख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर हुआ ये आपका? ये ग्राफ के अंदर भी या इसके अंदर आपको पता हो, ऐसा ना हो कि ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ गया फिर ये घुमा कर वापसी इस जगह पर लेकर आओ, बोलोगे एक चक्कर कंप्लीट हो गया, नहीं। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाना और नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाना, ये दोनों रिक्वायर्ड है एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। और ये वाला फोर्स कौन सा है, ये है रीस्टोरिंग फोर्स, एफ रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे होते हैं, नेगेटिव और अपना रिस्टोरिंग फोर्स और अपना अप्लाइड फोर्स। अब देखो, अगर ये आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम या मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग, इसके साथ कोई मास हटे थे, इसके साथ ये कोई मास हटे थे। अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई करूं इस डायरेक्शन में, एफ अप्लाइड, अगर मैंने फोर्स किया अप्लाइड इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये देखो, ये अपनी पोजीशन है इसकी एक्स,
ये यहाँ से चला जाएगा इस पोजीशन के अंदर, एक्स डैश के अंदर, यानी कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इस जगह पर रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर अगर मैं नेगेटिव एफ रखूं, नेगेटिव एफ, तो वो प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव एक्स के साथ। तो ये नेगेटिव नेगेटिव से खत्म हो जाएगा, तो एफ प्रोपोर्शनल हुआ किसके साथ, एक्स के साथ, यानी कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। एक चीज आपने ये यहाँ से समझ ली, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स, जब आपने फोर्स अप्लाई किया और इसको जब आप छोड़ोगे, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग क्या होगा, ये इलोंगेट होगा थोड़ा, इस तरह से स्प्रिंग हुआ इलोंगेट। अब जब आप इसको छोड़ोगे या रिलीज करोगे, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है एफ आर, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको मीन पोजीशन के अंदर वापसी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगा। ये जब यहाँ पर था, तो यहाँ पर ये रेस्ट के अंदर है, तो इसको मीन पोजीशन आप बोलोगे, मीन पोजीशन। अब देखो हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक डायरेक्शन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है टुवर्ड्स राइट, और रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसमें से ये लॉ बना, हुक्स लॉ ने एक लॉ बनाया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये वाली जो नेगेटिव है, इट शोज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो करती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, अप्लाइड फोर्स, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ये फोर्स है, ये कौन सा है, अप्लाइड फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप इसको छोड़ोगे तो ये ऑपोजिट लगेगा। अच्छा, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर मतलब इस तरह से समझो, अगर अगर इसको आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के अंदर, तो रिस्टोरिंग फोर्स लगा टुवर्ड्स मीन। यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं स्ट्रेच करके यहाँ पर लेकर गया, स्ट्रेच करके मैं इसको यहाँ पर लेकर गया वो एक्सट्रीम पोजीशन की साइड, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहाँ लेकर जाएगा, टुवर्ड्स मीन। अगर मैं इसको कंप्रेस करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, अगर मैंने इसको कंप्रेस करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन के अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, टुवर्ड्स राइट। तो देखो यहाँ पर इस बॉडी को इधर लेकर जाने से भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स मीन, और इस डायरेक्शन में भी लेकर जाने से रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स मीन। तो हम बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के डायरेक्शन में लगेगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सीलरेशन। तो आप अगर इसमें से एक्सीलरेशन निकालोगे, एक्सीलरेशन किस तरह से निकाल सकते हो, रिस्टोरिंग फोर्स लिखोगे एम ए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी होगा, हटाकर आपने देना है के कांस्टेंट। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो नेगेटिव एक्स। अब देखो मास कांस्टेंट है, मास को उधर लेकर जाओ, मास को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। माइनस के अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन के अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है आपका, जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, उसी डायरेक्शन के अंदर क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये प्रूफ के अंदर भी इसका अपना जो है क्वेश्चन वगैरह आता है कि इसको प्रूफ करो कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज अपना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हो, यानी कि ये आपने देखा कि अगर मैं मास को राइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, फिर भी फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स मी। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो फिर भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स मीन, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। अच्छा, ये क्या होता है, ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ होता है, ये होता है अपना फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर। तो जब आप इसको एक मतलब फोर्स अप्लाई करके छोड़ देते हो, तो ये मूव कर रहा होता है ड्यू टू टू रीजन। एक आपका होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और दूसरा होता है इनर्शिया। तो ये याद कर लो कि क्या, दिस सिस्टम कीप्स ऑन मूविंग, दिस सिस्टम, ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, दिस सिस्टम कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग with
एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया, इसकी वजह से ये क्या करता है, मूव करता रहता है। क्लियर हुई ये चीज? क्लियर हुआ सबको? ओके। अच्छा, इस फॉर्मूला से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। नेगेटिव मैंने बताया कि ये शो करता है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन के अंदर है, टुवर्ड्स मीन, मीन की तरफ है। ये बस डायरेक्शन को शो करता है। जहां पर एक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर मैक्सिमम होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पर होगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगी ना। हाँ, तो मैक्सिमम पर है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगी। इसके साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने बताया कि नेगेटिव साइन किसके लिए है, कि ये मीन की तरफ जा रहा है। अब ये चीजें कुछ अपने माइंड में रख लो, ठीक है। ये इसी वजह से मैंने ये लिखा ताकि आपको बताऊं कि वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा, फोर्स कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो ये आप समझ लो। अच्छा, एक्सीलरेशन का तो मैंने बता दिया, एक्सीलरेशन कहां पर मैक्सिमम है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कौन सी जगह पर होता है, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है एक्सट्रीम वाली जगह पर। तो ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स आपका क्या होगा, मैक्सिमम। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगी, वो भी मैक्सिमम। एक्सीलरेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर जब आप इससे वापसी घूम कर आओगे इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी एक्सीलरेशन, जीरो, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मेन पोजीशन पर एक्सीलरेशन जीरो होती है। नेट फोर्स भी क्या होता है, जीरो। ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि एक्सीलरेशन मैक्सिमम है। अच्छा, जब ये दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा, तो दूसरे एक्सट्रीम के लिए क्या है, नेगेटिव एक्स। ठीक है, नेगेटिव एक्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, जब आप दूसरे एक्सट्रीम के लिए जाओगे, ये तो आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए प्लस एक्स, दूसरे एक्सट्रीम के लिए क्या है, नेगेटिव एक्स। यहाँ पर भी बस समझने वाली बात कौन सी है, कि यहाँ पर भी एक्सीलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम। नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मैक्सिमम। इसको छोड़ दो, ये साइंस का चक्कर है, फिर वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको। एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। अच्छा, नेट फोर्स भी, वो भी मैक्सिमम। अब ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या चक्कर है? देखो, अगर इसमें बॉडी को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो यहाँ पर इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसको पोजीशन इसकी वापस मीन की तरफ आएगी। तो जब आप पोजीशन नॉर्मल या अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाते हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो किसी न किसी एनर्जी को तो आना है ना। तो अभी ये इसके साथ मूव करता आ रहा है, तो मूव करता जब आएगा तो इसकी मीन पोजीशन की तरफ आने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर आकर क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। दोबारा समझ लो, एक्सट्रीम पोजीशन पर आने से इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो जब ये एक्सट्रीम से आएगा टूवर्ड्स मीन, तो मीन की तरफ आएगा, तो यानी कि ये ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है। ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी करेगी डिक्रीज। और ये अब एक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो दूसरी ने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ने इंक्रीज। मास तो इसका कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस मीन की तरफ आने से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी होगी मिनिमम, या इसको वेलोसिटी को आप नाम दे दो, वेलोसिटी होगी जीरो। मिनिमम की जगह पर जीरो रख दो, वेलोसिटी जीरो। एक्सट्रीम पर यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी के पास एक्सीलरेशन जीरो, उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो?
अगर किसी बॉडी के पास, ये थोड़ा देखो, आपने इसको ध्यान नहीं दिया या पहले पढ़ा हुआ होगा तो भी ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो ये किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो ये आप इस पर सोचना, इसका एक्चुअली हम चेंज लेते हैं। एक्सीलरेशन यहाँ जाने से स्पीड अप हो रहा है, यहाँ से अपना डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरह से इसका चेंज लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी जो एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनते हैं, एक्सीलरेशन इस पॉइंट पर जीरो, इस पर मैक्सिमम, तो इस तरह से जो है वो होता है। अच्छा एक चीज सपोज कर लो, अच्छा एक चीज और समझ लो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी के पास वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ना हो, एक्सीलरेशन हो। यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी है इसके पास। यहाँ पर एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी के पास एक्सीलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो आप बोलोगे हाँ पॉसिबल। मैं पूछूं कि अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन किसी बॉडी के पास मैक्सिमम हो और वेलोसिटी जीरो, तो आप बोलोगे हाँ ये भी पॉसिबल है। और दूसरा ये जो केस है, ये अपना मोशन के अंदर भी होता है। मोशन के अंदर आप क्या करते हो, बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो यू के साथ। जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, वेलोसिटी इसकी जीरो होती है, लेकिन ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड। तो इसकी एक्सीलरेशन जब निकालोगे तो इसकी एक्सीलरेशन इक्वल आएगी जी के, नेगेटिव ऑफ जी के, ठीक है, नेगेटिव ऑफ जी के इक्वल आएगी। यानी कि यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है और उसके पास एक्सीलरेशन है, ठीक है। ये आपने माइंड के अंदर रखना है। ये पूछते हैं जो असर्शन और वन टू वन ओनली, टू ओनली, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सीलरेशन कहाँ पर मैक्सिमम है, वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर जो है वो मैक्सिमम है। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ ये, समझ आया। अच्छा, अच्छा अगर मैं वेलोसिटी का डायग्राम ड्रॉ करूं, वेलोसिटी का, पहले डिस्प्लेसमेंट का करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पहले, टाइम के साथ इसकी क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, फिर ये नीचे आ रहा है, और थोड़ी देर के बाद फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ। अगर वेलोसिटी रखें, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ, वेलोसिटी को टाइम के हिसाब से किस तरह से, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से किस तरह से चेंज हो रही है, ये टाइम, ये वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू है मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन ये कहाँ पर होती है, ये यहाँ पर, ये इसकी क्या है, ओरिजिनल पॉइंट। यानी कि अपने ग्राफ जो बनाना है ये यहाँ से बनाना है, ये क्या है, वी मैक्स। तो ये यहाँ से आएगा, थोड़ी देर के बाद क्या बनेगी, वेलोसिटी जीरो। अब देखो इसने थोड़ा सा, यानी कि अपना थोड़े से टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अच्छा इसकी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम, और ये कहाँ पर, ये मीन पोजीशन पर। अब देखो जब ये दोबारा मीन पोजीशन पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव वी मैक्स, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर। तो ये देखो अब दोबारा से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, इस तरह से, और ये ग्राफ बनता है इसका, ये आगे चलता जाएगा। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ये आप अपने माइंड के अंदर रखो। अच्छा, और एक्सीलरेशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, एक्सीलरेशन का ग्राफ बनेगा इस डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का उल्टा, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अगर एक्स का ग्राफ ये है, तो अगर डिस्प्ले एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाना है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी। तो ये हो गया इस तरह से। तो ये आपकी एक्सीलरेशन, ये आपका टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम, टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। और बाकी चीजें किस तरह से हो रही हैं वो आपने देख लेना है।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन हमें नहीं करनी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अपने माइंड के अंदर रखना है, ये क्या है, किसके इक्वल होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके इक्वल है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ग्रेविटी भी कांस्टेंट है अगर आपकी पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन क्या हो, फिक्स्ड। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर घूम रहे हो, हाइट पर जा रहे हो, क्योंकि हाइट पर जाने से ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। हाइट और डेप्थ दोनों में जाने से ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो टाइम पीरियड किसके साथ प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एल के साथ। यानी कि अगर आप इस लेंथ को बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि हाउ मच या हाउ मेनी टाइम्स लेंथ शुड बी इंक्रीज, लेंथ शुड इंक्रीज, कितने दफा लेंथ को बढ़ना चाहिए टू मेक टाइम 2t। टाइम पीरियड को अगर डबल करना है तो लेंथ को कितने टाइम बढ़ना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड किसके साथ है, अंडर रूट एल के साथ प्रोपोर्शनल है। अंडर रूट एल का मतलब भी यही होता है कि अगर इसको लेंथ को 4 दफा बढ़ाओगे तो ये 4 इसमें से बाहर आएगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2। और अंडर रूट एल क्या रहेगा, 3। यानी कि टाइम पीरियड कितना बढ़ गया, 2 टाइम्स। यहाँ से हटा दोगे तो टाइम पीरियड कितना बढ़ गया, 2 टाइम्स। अगर लेंथ को 4 दफा बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, डबल, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर लेंथ को आपने कितनी, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि लेंथ को मैंने कितनी मरतबा बढ़ाया, टाइम पीरियड कितनी मरतबा बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा 2 टाइम्स, 4 मरतबा अगर बढ़ाओगे लेंथ को। ठीक है, तो ये लेंथ पर इस तरह से डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका सिंपल पेंडुलम है, इसका मास m है, ठीक है। अब सपोज करो ये मेरे पास एक कोई मतलब इमेजिनरी स्प्रिंग है, इमेजिनरी, सॉरी अपना सिंपल पेंडुलम है इमेजिनरी। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके साथ एक अर्थ अटैच कर दिए, मास की जगह, मास की जगह इस पर मैंने एक अर्थ अटैच कर दी। और दूसरा मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उस पर मैंने यहाँ पर सन अटैच कर दिया, सन। यहाँ पर देखो, मास की जगह मैंने क्या लगा दिया, अर्थ, और यहाँ पर मैंने सन लगा दिया। सन का मास जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि मास ऑफ सन एम एस इज ग्रेटर ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ, अर्थ से काफी बड़ा होता है सन का मास। अच्छा, तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा, अगर इसका टाइम t है, अच्छा लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है और एक ही जगह पर है, ग्रेविटी पोजीशन भी फिक्स है। तो अगर लेंथ और ग्रेविटी कांस्टेंट है तो बताओ इनका, इसका टाइम क्या होगा और इसका टाइम क्या होगा। तो याद कर लो, टाइम पीरियड मैंने थोड़ी देर पहले बताया किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी पर। ये मास पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या बोलते हो आप, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो भले यहाँ पर सन हो या अर्थ हो, कोई भी हो, इनका, इसका टाइम अगर टी है तो इसका टाइम भी क्या होगा, टी। टाइम विल नॉट चेंज, टाइम विल बी इक्वल फॉर बोथ बिकॉज द लेंथ एंड द पोजीशन फॉर द ग्रेविटी इज फिक्स। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, एक और सवाल आता है, ग्रेविटी, मून की जो ग्रेविटी होती है ना, याद कर लो, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 6। मून की जो ग्रेविटी होती है अर्थ की ग्रेविटी के 6th पार्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा इसका रेशियो से आप फॉर्मूला लिख लो अपने पास, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेंथ के साथ क्या है, टाइम डायरेक्ट है ना, तो T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट L2/L1। एक आपके पास ये फॉर्मूला है। अगर ग्रेविटी का चक्कर हो कहीं पर तो ग्रेविटी के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर T2 के सामने क्या आएगा, G1/G2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं पूछूं कि टाइम पीरियड अर्थ का, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है, टाइम पीरियड जो है अर्थ पर वो कितना है, टीई। तो टाइम पीरियड ऑन मून बताओ, तो मून का निकाल सकते हो। आपको जिसका बताना हो ना उसको ऊपर रखा करो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर T2 लिखा है। तो टी मून रखो, नीचे क्या रखोगे, टी अर्थ, टीई इज इक्वल टू अंडर रूट जी। अब अर्थ के सामने, अर्थ नीचे है ना, तो ऊपर क्या वैल्यू आएगा, ऊपर आएगा वैल्यू अर्थ का, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो वो कितनी होती है, जी। और नीचे ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है, G/6। तो यहाँ पर देखो, ये जी जी के अंदर खत्म हो जाएगी और ये 6 1
जो 6 है वो ऊपर चला जाएगा, तो टी मास ऑफ अर्थ अपॉन टी, टी मास टाइम पीरियड ऑफ मून अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, ये जी चला जाएगा ऊपर √6, और ये टी अर्थ अर्थ का वहां लेकर जाओगे तो टी मून इज इक्वल्स टू टी ई इंटू √6, यानी कि मून पर जाने से √6 टाइम्स, मून पर जाने से √6 टाइम्स क्या होगा, अपना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इंक्रीज का मतलब क्या है कि वाइब्रेशन स्लो हो रही है। अगर पेंडुलम यहाँ से मून की तरफ लेकर जाओगे, मून की तरफ जब पहुंचोगे वहां पर रखोगे तो स्लो वाइब्रेट करेगा। स्लो वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, और मून पर लेकर जाने से टाइम पीरियड कितना इंक्रीज करता है, √6 टाइम्स इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, समझ आया, क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अच्छा, इसमें, अच्छा लेंथ वो आप निकाल लो, एक और एक चीज याद कर लो, टाइम पीरियड की जो लेंथ है ना, आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी याद कर लो, 1/t के इक्वल होती है, 1/t। अच्छा, सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकेंड, तो उसको हम नाम देते हैं क्या, सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? फ्रीक्वेंसी पूछी है आपसे, 1/, टाइम पीरियड कितना है, 2, फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 हर्ट्ज। और कभी कभी आपसे पूछता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम। अगर टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा बनेगा। फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, ये समझ लेना खुद से। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपसे क्या पूछा है, सेकंड्स पेंडुलम, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। आपको क्या चाहिए, लेंथ, यहाँ पर अंडर रूट है तो दोनों साइड करोगे स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर, और ये आपकी होगी लेंथ ओवर जी, जी को वहां लेकर जाओ तो ये बनेगा 4g, नीचे 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज इक्वल टू 4g/4 पाई स्क्वायर। इससे निकाल सकते हो, इसका कुछ वैल्यू भी है पर्टिकुलर, वो आप कैलकुलेटर से देखकर याद कर लेना, क्योंकि ये आप कैलकुलेटर के अलावा नहीं कर सकते। और ये एग्जाम के अंदर एक दो मरतबा आ चुका है सवाल के, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो ये वैल्यू याद कर लो, 4g/4 पाई स्क्वायर, ये भी आता है। और वैसे जो है वो इसकी वैल्यू अगर आप याद कर लो तो और बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप कर नहीं सकोगे ये। क्लियर हुआ ये सेकंड पेंडुलम की लेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, बाकी क्या बचा है इसके अंदर? अच्छा, और एक चीज, बाबा इसके अंदर कुछ और मिसिंग है, वो मुझे थोड़ा क्लिक करवाओ, इसके साथ और कौन से टॉपिक अटैच है? आगे वाला पोर्शन तो वो अलग है, ठीक है, वो तो कर लेंगे। हाँ, वो सर्कुलर मोशन एंड एसेशन, वो तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक्स या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वो होता है वाई, वाई क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए, मीन पोजीशन से अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है तो लगेगा यहाँ पर साइन, ए साइन थीटा। अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, इफ
बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन। ठीक है, तो इसमें से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड साइन थीटा। अगर बॉडी मीन से स्टार्ट हो रही है, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी तो एक्सट्रीम और मीन में कितना चक्कर होता है? एंगल कितनी होती है? 90 की। तो साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 के 1 के इक्वल होता है। तो साइन की जगह पर आप कॉस रख दोगे, एंगल क्या रखोगे? कॉस। तो यहाँ पर क्या रखोगे? अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है तो ए कॉस थीटा, और थीटा आपका इक्वल होता है ओमेगा इंटू टी के। तो इस फॉर्मूले को बढ़ाकर आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। और ओमेगा आपके इक्वल होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो इसको मजीद बढ़ाकर आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। इस बाकी वाले फार्मूला को आप इस तरह से देख सकते हो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी टाइम, टाइम निकालो, टाइम टू रीच हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो डेटा पुट करो। मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है ना, तो फॉर्मूले में क्या लगेगा? साइन। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू ए साइन, अब यहाँ पर क्या रखना है आपने? ओमेगा टी, क्योंकि आपने टाइम निकालना है। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई अपॉन टी के। तो यहाँ पर रख लो 2 पाई अपॉन टी, और ये वाला टी। वाई किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जब आप जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? ए अपॉन टू, और ये वाली ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। ये ए में ए खत्म हो गया, साइन को इनवर्स करोगे, उधर लेकर जाओगे, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। यहाँ पर साइन 1/2 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री के। और 30 हमारी किसके इक्वल होती है? इसको पाई के टर्म्स में रखोगे तो क्या आएगा? पाई/6। 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर पाई के टर्म्स में आपको वैल्यूज रखनी है, ताकि यहाँ पर 2 पाई तो कैंसिल हो सके। तो ये आपका आएगा यहाँ पर पाई/6 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। यहाँ पर देखो ये पाई इस पाई में खत्म हो गया, इस टी को इधर लेकर जाओ, 6 को उधर लेकर जाओ, तो टी विल बी इक्वल टू 12 टी। आपको स्मॉल टी चाहिए, टी इज इक्वल टू टी/12। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है, ऑलरेडी बता देता हूँ। इस पर काफी आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। जब टाइम अपना मैं पढ़ता था तो मुझे भी कंफ्यूजन होती थी। तो इस पर अच्छी प्रैक्टिस करें। एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम हुआ? मीन से जाने में अलग टाइम आएगा, एक्सट्रीम से जाने में अलग टाइम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी टुवर्ड्स मीन पोजीशन क्या होती है? मैक्सिमम। टुवर्ड्स मीन पोजीशन क्या होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम बढ़ रही होती है, तो वहां से थोड़ा स्पीड लिया आएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो थोड़ा स्लो होता जाएगा। तो ये टाइम पीरियड में चक्कर आ जाएगा अगर एक्सट्रीम से मीन जाओगे। यानी कि अगर हाफ ऑफ एक्सट्रीम से टुवर्ड्स मीन जाओगे, और मीन से टुवर्ड्स हाफ ऑफ, यानी कि एक्सट्रीम से अगर टुवर्ड्स हाफ ऑफ अपना आओगे डिस्प्लेसमेंट तक, तो इसमें थोड़ा सा चक्कर आएगा। बाकी मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन आने के लिए टाइम सेम लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, अपनी अच्छी प्रैक्टिस करो। इस पर मैं बोलूंगा आपको कि जितनी प्रैक्टिस करोगे कम है, क्योंकि इसको मैंने जब भी पढ़ा है तो हर चीज, हाँ अगर मोशन एक्सट्रीम से हो तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, चलो कर लेते हैं। इसको मैंने जब भी पढ़ा है ना चैप्टर को, हर चीज हर मर्तबा मुझे एक एक चीज नहीं मिली है, हर मर्तबा। तो आपको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना आपसे हो सके आप उतना इसको टाइम दे अच्छे से, और एक अच्छी प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? अगर एक्सट्रीम से हो रही हो, ये तो हमने किया मीन से, अगर एक्सट्रीम से हो रहा हो तो एक्सट्रीम से किस तरह से करोगे? एक्सट्रीम से y इज इक्वल टू ए कॉस, कॉस लगाओगे, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये क्या था? a/2, ए बाय, ये क्या था? a/2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। कॉस किसकी इक्वल था? अपना ओमेगा किसकी इक्वल था? 2 पाई/अपॉन टी। ए से खत्म हो गया, कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस किसका वैल्यू होता है? 60 का। तो यहाँ पर आएगा क्या? पाई/30, पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई/टी इंटू टी। यहाँ पर ये एक पाई इसमें खत्म हो जाएगा,
ये पाए पाए में खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 6t, और t विल बी इक्वल टू t अपॉन 6, टाइम पीरियड का 6, ये 12 ये 6, ये 12 और ये 6। सिंपल है, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ये आप खुद से निकाल सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छी सी प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा आप। अगर फिर भी ना हो तो फिर मुझे बताना। अच्छा, कल मजीद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन विथ इट्स रिलेशन टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह भी है। वो डेरिवेशन देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे ड्राइव, अदरवाइज वैसे ही हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी मैंने आपको आज बताया कॉन्सेप्ट, इसको देखो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आपकी जो वेव्स वाला पोर्शन है वो आपका अच्छा कवर हो जाए, और आप इसमें से अच्छे से जो है वो क्वेश्चंस वगैरह कर सको। प्रैक्टिस के लिए लाजमी करो, ये जो आज पढ़ा है उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे चलते जाओगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फिर प्रोग्रेसिव वेव्स आएंगी, बाकी नोट्स एंटी नोट्स, फिर ये चीजें समझ ही नहीं आएंगी कि हो किस तरह से रही। एक एक चीज को रिफाइन करके अलग अलग करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। सारी चीजों को अगर मिक्स करोगे ना, एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो फिर दिमाग उड़ जाएगा। इसी वजह से मैंने पहले ही, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिस्टम वाला पार्ट अलग पढ़ना है, वेव्स वाला पार्ट अलग पढ़ना है, साउंड वाला पार्ट अलग पढ़ना है, ताकि आपके माइंड के अंदर जो फोल्डर्स बने वो अलग अलग बने, सिस्टम का अलग बने, वेव्स का अलग बने और साउंड का अलग बने। ऐसा ना हो कि एक ही फोल्डर है उसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई है, फिर एक ही चीज अब जब आप रिकॉल कर रहे हो मेमोरी के अंदर तो एक चीज नहीं आ रही। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अब डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज।